आज दूसरी पार्टियों को ब्लेम करने का समय नहीं है। जो इस तरह से कह रहे हैं कि वो उनके पार्टियों को ले गए, ये किया वो किया और अपनी स्टेटों में रखें, तो अब तो ये जनता को तय करना होगा कि जब ये अगर बाई द वे डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनको फिर इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। और जब क्षेत्र की जनता में जाएंगे तो जनता फिर इनको देखेगी कि हमने किसको चिन्ह को बेचा था, कितने नेता को बेचा, उसने क्या किया। आप देखिए आज की डेट में कोई भी स्पोक्समैन नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई बात कर रहा है, ना कोई चर्चा कर रहा है। ये तो अपने आप में लड़े पड़े हैं, ये अपने आप ही एक दूसरे से दूर हुए हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी का हाथ होगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मेरे साथ मौजूद फ्रेम में आप देख रहे हैं भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में पूर्व अधिकारी रहे हैं मोहम्मद अमीन जी। जानते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उथल पुथल है, किस निगाह से देखते हैं और आने वाले समय में क्या चीज़ें रंगलाने वाली हैं। सर, महाराष्ट्र में संकट छाया हुआ है, वो तो सरकार जाने वाली है या यूँ कहें कि लगभग जा चुकी है। किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि उस सरकार को, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसको पहले तो अपने ऊपर देखना चाहिए था और उनको अपना विजिलेंस रखना चाहिए था। अपने एमएलएज और मिनिस्टर्स की पूरी रखवाली करनी चाहिए थी। अब उन्हीं की स्टेट से वो चले गए, अब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि उन्हीं के दल में जो लोग थे वो चले गए, जाने के बाद अब तो ये बात है कि ये बात चली जाती स्पीकर के ऊपर। स्टेट असेंबली की स्पीकर को पूरे पावर्स हैं कि वो देखेंगे अगर 2/3 मेजॉरिटी निकलती है उनकी, तो वो उनको अलग स्थान देंगे विधानसभा में बैठने का, वोट करने का और चर्चा करने का। अब इस बात को तो वहाँ पर देखना होगा। अगर ये बात 2/3 मेजॉरिटी की अगर तो है तो ठीक है। अदर ये बात आएगी बाद में शिवसेना की, कि वो शिवसेना जो है क्लेम करेंगे, जो निकल के चले गए हैं, कि ये हमारी शिवसेना है और ये कहेंगे हमारी शिवसेना है। इस शिवसेना की लड़ाई जब इलेक्शन कमीशन में आएगी तो उस वक्त ये बात आएगी कि देखा जाएगा इस बात को कि क्या इनके एमएलएज और एमपीज 2/3 हैं और इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी 2/3 अगर आते हैं, तब उस पार्टी को दिया जाएगा, वरना फिर इनका सिंबल का प्रॉब्लम हो जाएगा। सर, आपने कहा कि उनके मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विजिलेंस रखना चाहिए, तो क्या एक मुख्यमंत्री अपने कार्यभार को देखे या अपने राज्य की विकास योजनाओं को देखे या फिर अपने जितने भी विधायक हैं उनकी विजिलेंस के तौर पर नज़र बनाए रखे? नहीं, देखिए, एक साधारण सी प्रक्रिया है कि उनको अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को संतुष्ट रखना चाहिए था, और जो उनकी डिपार्टमेंट है विजिलेंस सतर्कता विभाग, उसका एक अलग काम है, वो निगरानी रखना चाहिए था कि वो लोग कैसे निकल गए। आज दूसरी पार्टियों को ब्लेम करने का समय नहीं है। जो इस तरह से कह रहे हैं कि वो उनके पार्टियों को ले गए, ये किया वो किया और अपनी स्टेटों में रखें, मेरे आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनती है। उनको अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। जो वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमको मिलने नहीं दिया गया, हमको अयोध्या जाने नहीं दिया गया, हमको जो है तो हमारे कामों में बाधा लगाई गई, हमको रोका गया, अब इस तरह की बातें उनकी इंटरनल बातें, ये तो अपना शिवसेना का अंदर का मामला है। देखिए, इसमें अभी कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है, उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री मानती है, एनसीपी भी उनको मुख्यमंत्री मानती है। अभी जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनका कोई भी स्पोक्समैन इस बारे में अभी तक कोई किसी टीवी चैनल पे कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा जिससे लगे कि ये शायद बीजेपी इन्फ्लुएंस है। ये इनका इंटरनल मामला है, ये तय करेंगे। अब वो आ सकते हैं, आ जाएं और अच्छी बात है, वरना तो फिर उसके बाद जो 10 शेड्यूल है उसके तहत जो है तुमको डिफेमेशन, डिस्क्वालिफिकेशन मूव हो जाएगा। अब वो तो ये बात देखेंगे, उनके पार्टी के लीडर्स, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो देखें, सोचें समझें कि अपनी उनकी सरकार को बने में रहना है या उनको सरकार से बाहर जाना है। सर, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में आज आप देख रहे हो देश में क्या माहौल बन गया है, तो एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया है कि शिवसेना जो हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होती जा रही है। जिस तरह से देश की हर पार्टियां हिंदुत्व और धर्म के नाम पर जो राजनीति करती थी, उनको लेकर अब चीज़ें सक्रिय होती जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना वाकई हिंदुत्व मुद्दे से दूर हो रही है, और क्या हिंदुत्व को मुद्दा बना के राजनीति करना या वोट लेना सही है? देखिए, जातिवाद पे तो देश में देखिए, हमारा देश स्वतंत्र देश है। हमारा देश में हर आदमी की और हर जाति की और हर तबके की इज्जत की जाती है। हमारा देश एक बिल्कुल प्रजातांत्रिक देश है। इसके अंदर कोई जातिवाद की बात नहीं है, ना धर्म की बात है। और जहाँ तक देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें आगे मुद्दे में आएंगी। और जहाँ तक सवाल है कि उनकी शिवसेना का कहना है, ये जो एकनाथ शिंदे निकल के गए हैं, उनका ये कहना है कि साहब ये जो है हिंदुत्व की वजह से वो छोड़ के बाहर गए हैं। तो ये अब उनका भाई पार्टी कैसी है, क्या है, वो तो वो जाने, लेकिन एज़ पर संविधान ये तो नहीं सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ इस तरह की अलग अलग बातें की जाएंगी। हमारा देश एक है, हमारे राष्ट्र एक है, हमारे लोग एक हैं, और हमारे लोग सब देश प्रेम से जुड़े हुए लोग हैं।
क्योंकि सर आप चुनाव में अधिकारी रह चुके हैं, चुनाव अधिकारी रह चुके हैं, और हर नागरिक का अधिकार होता है वोट डालना। हर नागरिक अपने कुछ सोच समझ के वोट डालता है, फिर अपने लिए वो नेता चुनता है, अपना प्रतिनिधित्व चुनता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो ये नेता होते हैं, जीतने के बाद पार्टी बदल लेना या फिर पार्टी से बगावत कर लेना, सरकार गिरा देने की कोशिश करना कितना सही है? उस आम आदमी नागरिक ने जो वोट दिया है उसके वोट का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए अब आपने देखा हो ईवीएम में एक नोटा है कि हम नहीं इधर देंगे ना उधर देंगे वोट। तो अब तो ये जनता को तय करना होगा कि जब ये अगर बाई द वे डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनको फिर इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, और जब क्षेत्र की जनता में जाएंगे तो जनता फिर इनको देखेगी कि हमने किसको चिन्ह को बेचा था, कितने नेता को बेचा, उसने क्या किया। अब ये तो डिसाइड जनता के हाथ में, जनता सर्वोपरि है हर मामले में। वोट होगा तो जनता ही देगी वोट, और उसी हिसाब प्रत्याशी चुन के आएंगे। अब प्रत्याशियों को ध्यान रखना है अपने को कि उनका क्या मॉरल है, उनकी क्या पार्टी है, किस तरह रहना है, ये तो उनका अपना दायित्व होता है। आपको नहीं लगता सर कि इलेक्शन कमीशन को भी इसको अपने नोटिस में लेना चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे कोई नियम कानून बनाने चाहिए कि जीतने के बाद कोई प्रत्याशी इस तरह की पार्टी ना छोड़ सके या इस तरह का कोई काम ना कर सके? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का बहुत पैसा लगता है चुनाव कराने में। अगर इसी तरह प्रक्रिया चलती रही तो इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है? कोई भी पार्टी बना ले और कोई भी पार्टी छोड़ के सरकारें गिरा सकता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत से अपने सुधार दिए हैं जो कि लॉ मिनिस्ट्री को गए हुए हैं। उन सुधारों पे धीरे धीरे विचार हो रहा है और सरकार उस पर अपने कानून बनाएगी। तो ये सरकार के हाथ में कानून बनाना कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ प्रपोज करता है हर चीज़ को थ्रू लॉ मिनिस्ट्री। अब लॉ मिनिस्ट्री जो है संविधान बनवाए भारत सरकार से, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर ऐसे मामलों में आपके हिसाब से क्या सुझाव होगा इलेक्शन कमीशन को? अगर आप इलेक्शन कमीशन में इस समय होते तो क्या सुझाव प्रस्ताव पास करते ताकि इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने ना आए? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने कुछ दिन काम किया और काम करने के बाद मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। अब ये तो देखना होगा इलेक्शन कमीशन को, वो हमसे सीनियर लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं, वो जो करेंगे देश के हित के लिए होगा, मेरा यही सोचना है। सर इस पूरे मामले में ऑपरेशन लोटस का नाम आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले कई सालों में तमाम राज्यों की सरकार को पलट दिया सीटें ना होने के बावजूद, यहाँ पर भी फिर से वही खेला मुंबई में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सरकारों को गिराने में? नहीं, यहाँ पर तो मुझे अभी तक नहीं लगा है कहीं पर भी कि ऑपरेशन लोटस की वही बात है, बल्कि कोई दिखा भी नहीं इसमें। आप देखिए आज की डेट में कोई भी स्पोक्समैन नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई बात कर रहा है, ना कोई चर्चा कर रहा है। ये तो अपने आप में लड़े पड़े हैं, ये अपने आप ही एक दूसरे से दूर हुए हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी का हाथ होगा, जब वो 3 पार्टी की खुद ही सरकार वहाँ मिल के चल रही है, उसमें मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई हाथ है अभी तक। जी सर आगे की महाराष्ट्र की रणनीति आपके नज़रिए से, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है इलेक्शन कमीशन में, क्या नज़र रखते हैं? आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है? मैंने बताया ना कि सब कुछ स्पीकर के हाथ में है। स्टेट का स्पीकर पावरफुल है, वो जो चाहेंगे करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, देखने के बाद अपना निर्णय देंगे। अगर फिर पार्टी की बात आई तब फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास आएगा और उसमें सिंबल की बात होगी कि सिंबल किसके पास रहेगा। ग्रुप अगर बनते हैं, बाइफरकेट होती है अपनी आपस में, अगर उनको अलग सदस्यता मिल जाती है बैठने की सदन के अंदर, उस हिसाब से फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन में कि हमको भाई ये हमारी पार्टी है, वो कहेंगे हमारी पार्टी है। फिर जब आएगा इलेक्शन कमीशन तब इलेक्शन कमीशन फिर विचार करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने मोहम्मद आमीन जी ने किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बेहतर तरीके से हमें समझाया और किस तरह से वहाँ की जो सीटों का समीकरण है आने वाले समय में किस तरह की सरकार बदल सकती है, ये भी हमने उनसे जाना। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।